गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग उस बर्निंग इश्यूज़ पे बात करेंगे जो आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है। वो है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन चाहे ये यूपीएससी हो या स्टेट कमीशन हो, सभी के लिए ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक इम्पोर्टेंट होता है। और क्वालिफाई करने के बाद भी जो मुद्रास्फीति का रोल है, जो डेली लाइफ का आपके, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जैसे आप पढ़ेंगे कि या आपके साथ हम शेयर करेंगे और मिल करके समझने की कोशिश करेंगे कि मुद्रास्फीति क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होते हैं, स्टैगफ्लेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशंस क्या होते हैं, और उसके साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे हम किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन को हम फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कैसे कंट्रोल करते हैं, और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव की हैं और बाकी और जो नियंत्रण करने के ढंग हैं, उसके साथ हम कैसे टाइम टू टाइम हम कैसे उपयोग करते हैं। इसके साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको मापते कैसे हैं, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। आखिर ये क्यों ऐसा इश्यूज होता है कि बहुत सारे यानी जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके अलोकप्रियता का भी आधार बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, ठीक है। आपने एक्चुअली क्या है कि जो मुद्रास्फीति है, जो आपके अकॉर्डिंगली मैं समझने की कोशिश करूंगा कि मुद्रास्फीति क्या है। पी प्राइस, अगर प्राइस बढ़ रही है यानी जब वस्तु की कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है, तो सामान्यतः ये बोल दिया जाता है कि ये मुद्रास्फीति है। यानी इफ प्राइस लेवल ऑफ गुड्स कंटिन्यूसली इंक्रीज, अगर वस्तु की कीमत स्तर में लगातार वृद्धि हो रही हो, तो इसको हम महंगाई बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। लेकिन जो इसमें बहुत सारी जो हिडन है, इसलिए मैं आपसे कहा था क्लास में कि मस्ट बी रीड बिटवीन द लाइंस। जो लाइन के बीच में है, जो इनविजिबल है, उसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट प्री, फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू और फाइनल जो टैग लगेगा क्वालिफाई होने का, तो उसके लिए आपको रीड बिटवीन द लाइन पढ़नी ही पढ़नी है। हम उस थॉट में नहीं जाएंगे जो एकेडमिक स्किल्स है, हम उस जगह आएंगे जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओपिनियन है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, ताकि आप आसानी के साथ इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे जाएं विथ कॉन्फिडेंस आप प्रीलिम्स में कर लें, मेंस में कर लें, और आसानी के साथ इंटरव्यू में आप प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से दें ताकि आप उनके मानसिक स्तर को टच कर सकें। जैसे आपके अकॉर्डिंगली मैं मूव करूँ, आपने कहा कि प्राइस लेवल इंक्रीज, अगर प्राइस बढ़ रही है, सपोज दैट कोई पेन है, एक पेन है और पेन की अगर कीमत 10 रुपये है, उसकी प्राइस
10 रुपीज़ है, इसकी प्राइस 11 हो गई, इसकी प्राइस 12 हो गई, इसकी प्राइस 13 हो गई, इसकी प्राइस 14 हो गई, तो ये इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो मुद्रा का मूल्य है, वैल्यू ऑफ मनी, जो वैल्यू ऑफ मनी है, वह वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यानी जो क्रय शक्ति मुद्रा की है, ये खतरनाक कंडीशन है। ये मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो मुद्रास्फीति की कंडीशन में कम होती है। एक बाजार की वस्तु, एक ओनियन, एक आलू, एक टोमेटो, एक प्याज, एक आलू है, और वो आलू इतना खतरनाक है, वो वस्तु ऐसी स्थिति में चली जा रही है कि जो आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा है, भारत की संसद ने जिस मुद्रा को इंट्रोड्यूस किया है, आरबीआई जिसे फाइनली उसे इंट्रोड्यूस करती है, रेगुलेट करती है, मिंट करती है, उस आरबीआई की मुद्रा की वैल्यू को इस आलू ने क्या किया? कम कर दिया। समझ में आ रही है बात? यानी बाजार में, बाजार की जो वस्तु है, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है ना, वो वस्तु जो है वो मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज कर लेती है। इट मीन्स कि जब कीमत स्तर में लगातार वृद्धि हो रही हो, इसमें कंसेप्ट आता ओवर द परचेजिंग पावर, यानी क्रय शक्ति क्षमता से जब अधिक हो जाए और जिससे मुद्रा में के मूल्य में गिरावट दर्ज होती हो, तो ऐसी स्थिति मुद्रास्फीति की कहलाती है। यानी क्या समझ में आया कि जब कीमत स्तर में वस्तु की लगातार वृद्धि हो रही हो और जिससे मुद्रा के मूल्य में क्या हो रही हो? गिरावट दर्ज हो, तो ऐसी स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। नहीं, एक्चुअली जो आप कह रहे हैं वो क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। कॉमनली होता क्या है कि इन्फ्लेशन को डिफाइन करने के चक्कर में आप प्रॉपर इन्फ्लेशन को डिफाइन नहीं करते हैं, आप टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में चले जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन वो डिफरेंट टॉपिक है जो हम स्टार्ट करते हैं। यानी एक वस्तु है और उसने क्या किया? मुद्रा के मूल्य में क्या कर दिया? गिरावट कर दिया। तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइंस, यानी जब वस्तु की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही हो, यानी क्रय शक्ति क्षमता से जब लगातार वृद्धि हो रही हो और जिससे मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज होती हो, तो ऐसी स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। अब चूंकि ये जो ओवर द परचेजिंग पावर का कंसेप्ट है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा, मुझसे क्वेश्चन आपका आना चाहिए था, प्रश्न पूछने चाहिए थे, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो आपकी इंक्वायरी को हैंडल करने के लिए होती हैं, आपके पास जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने के लिए होती हैं, समस्याओं के समाधान के लिए होती हैं। तो एक्चुअली एक सीमा होती है जिसको कहते हैं आइडियल इन्फ्लेशन रेट। हर देश की आइडियल इन्फ्लेशन रेट अलग अलग होती है। जैसे सामान्यतः माना जाता है कई इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंगली कि 3.5 to 4.5% ideal inflation rate in India. Some economists says कि 4.4 to 6% ideal inflation rate in India. different opinion, different कमेटी का एक different आपको फ्रेम करेंगे कि वो आइडियल इन्फ्लेशन रेट इन इंडियन इकोनॉमी, उसका एक टॉपिक है। इसलिए यहाँ पे एक शब्द यूज किया जाता है कि ओवर द परचेजिंग पावर, यानी क्रय शक्ति से ज़्यादा। यानी जब एक चीज़ समझ में आई हम लोगों के कि जब वस्तु की कीमत में लगातार वृद्धि हो और वस्तु की कीमत में लगातार वृद्धि ऐसी कंडीशन में चली जाए जो क्रय शक्ति से अधिक हो जाए और मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज हो, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति सामान्यतः
दो प्रकार की होती है। मांग जन्य मुद्रास्फीति, मांग जन्य मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं लागत जन्य मुद्रास्फीति। इसे डिफाइन करेंगे आप। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन है, कोई है जो डिफाइन करेगा उसको? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कोई टेक्निक, जैसे आप याद करने लगते हैं कि कितने टाइप्स को याद करेंगे, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ब्रांडेड इन्फ्लेशन, ओपन इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। आजकल एमएनसीज और एफडीआई के टाइम में एक इन्फ्लेशन बहुत हाईलाइटेड है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मार्कअप इन्फ्लेशन, मार्कअप इन्फ्लेशन, मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो अब इतना याद करेंगे तो ठीक नहीं। एक टेक्निक मैंने यहाँ डेवलप की आपके साथ कि P फॉर प्राइस, अगर प्राइस कीमत स्तर लगातार वृद्धि हो रही है ओवर द परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति से अधिक जो मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज होती हो, तो ऐसी स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। सिंपल एकदम टेक्निक सीखिए। P प्राइस यानी कीमत स्तर में वृद्धि हो रही हो और फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज हो, और यहां बस लिख दीजिए डिमांड, डिमांड बढ़ने के कारण। कितना आसान है ना, कि सिर्फ कीमत स्तर में जब कारण है, किन्हीं कारणों से जब कीमत स्तर में वृद्धि हो, मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो, तो मुद्रास्फीति है। कारण डी आ गया यानी डिमांड आ गया, मांग की वजह से अगर कीमत स्तर में वृद्धि हो रही हो तो उसे मांगजन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। सिंपल टेक्निक, एक एक चीजों से डेवलप कर लीजिए और वो समझ में आ जाएगा। डिमांड डी लगा दिया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग लगा दिया, मांगजन्य मुद्रास्फीति। सबसे ऊपर मांग ही होता है ना, मांग को टच करिए तो समझिए कि मांगजन्य मुद्रास्फीति हो गई। तो मांगजन्य मुद्रास्फीति, अब जो मुद्रास्फीति मांग बढ़ने, वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण अगर है तो वो मांगजन्य मुद्रास्फीति। आंख बंद करके कहीं भी दिखाई दे, कहीं भी प्रीलिम्स मेंस में कहीं भी हो, और सब समझिए कि उस वस्तु की मांग बढ़ रही है। जैसे सपोज दैट अभी पेट्रोलियम की प्राइस इंक्रीज करने का पूरा मार्केट में इस तरह का है कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, तो अब बताइए कौन सी इन्फ्लेशन है? नहीं, ये डिमांड पुल नहीं, इन्फ्लेशन है। यानी हमारी पेट्रोल की मांग करने के कारण पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी है। ये पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है वो डिफरेंट फिनोमेना, जब हम बात करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, उसमें भी एक कुछ टाइप्स हैं जिसको बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जिस पे हम आप शेयर करेंगे अपनी बात को। अब जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, सवाल पूछा जाता है कि मांगजन्य मुद्रास्फीति को परिभाषित करते हुए उससे पड़ने वाले अर्थव्यवस्था के प्रभावों पर टिप्पणी करें। या डिमांड इन्फ्लेशन एंड कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या है और मुद्रास्फीति का कारण क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो अगर डिमांड बढ़ रही है, सपोज दैट किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है, तो वस्तु की मांग बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? मांग बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? डिफरेंट कारण हो सकते हैं। जैसे आप जब आजकल देखेंगे, डिबेट देखेंगे, सुनेंगे, जब मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह की आती है तो वहाँ पे एक टर्म्स यूज किया जाता है कि डियर मनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई। यानी आरबीआई ने डियर मनी पॉलिसी यानी दुर्लभ मुद्रा नीति को क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है। आखिर वो डियर मनी पॉलिसी क्या है, दुर्लभ मुद्रा नीति क्या है? तो
तो एक्चुअली क्या है कि जो मांगजन्य मुद्रास्फीति के जो महत्वपूर्ण कारणों में कारण ये है कि जब बाजार में चीप मुद्रास्फीति हो जाती है, जिसको कहते हैं सस्ती मुद्रा, सस्ती मुद्रा, यानी सस्ती मुद्रा क्या है? एक्स्ट्रा सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, यानी जब बाजार में अतिरिक्त मुद्रा का प्रवाह, जब बाजार में अतिरिक्त मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाता है तो डिमांड क्या हो जाता है? मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। और ये मांग अगर क्रय शक्ति को क्रॉस कर जाए, आदर्श मुद्रास्फीति को क्रॉस कर जाए, तो ये जो प्राइस बढ़ेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इन्फ्लेशन में। तो ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन में भी एक छुपा हुआ टाइप है, जिसको यूपीएससी ने पूछा एक बार कि ये क्या है? क्रेडिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। क्या बोला इसको? क्रेडिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। मांग जन्य मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा कारण है कि जब बाजार में सस्ती मुद्रा हो जाती है, जिसको कहते हैं चीप मनी पॉलिसी। जैसे दो टाइप की होता है ना, लाइफ अपनी, अभी देखो आप लोग हॉस्टल में हो, पीजी में हो, क्या होता है कि लास्ट वीक ऑफ मंथ आपके पास क्या होती है? मुद्रा का सर्कुलेशन क्या होता है? कम हो जाता है। 500 रुपया अगर आपके जेब में पड़ा हुआ है और फादर को फ़ोन कर रहे हो तो कह रहे हैं कि 3 अप्रैल को पैसे भेजेंगे, तो अंदाज़ा करो वो 500 रुपया आपके लिए क्या हो जाता है? डियर। इतना प्री हो जाता है कि उसको काउंट कर करके हॉस्टल में रखते हैं रात को कि कहीं मिस ना हो जाए। और अगर 100 रुपीज़ कहीं मिस हो गया तो जान निकल जाती है। अगर किसी दोस्त ने कहा कि ये तुम्हारी क्या थी, किस्मत में नहीं था, तो आप कहते हैं ना, क्या जानो तुम इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। वो पैसा आपके लिए डियर हो जाता है, यानी इतना डियर हो जाता है कि चाय पीने का परसेंटेज आप क्या करते हो? कम कर देते हो। ठीक है ना। और अगर दोस्त कहते हैं चाय आजकल कम पी रहे हो, तो क्या कहते हो? चाय कम पिया करो, कैंसर होते हैं। यानी कि आपने क्या किया? अपने पास जो पैसा था वो आपका क्या हो गया? डियर। यानी जब पॉकेट में आपके सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्लो कम हो जाए तो वो डियर मनी होती है। इसी तरह से बाजार में, अर्थव्यवस्था में, जब आरबीआई या फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से सरकार मुद्रा की आपूर्ति को कम कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू या फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? डियर मनी। तो डियर मनी पॉलिसी इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने के लिए होती है। लेकिन याद करो, जब 3 अप्रैल या किसी महीने के 3rd 2nd को फादर पैसा भेजते हैं तो आप करते क्या हैं? आप फौरन हॉस्टल के बाहर निकल करके दोस्तों को बुला बुला के चाय पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या हो चुका है? एक्स्ट्रा सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्लो इन योर पॉकेट। आपके जेब में, आपके एटीएम में आपके पास इतना पैसा आ गया तो आप डिमांड करना क्या कर देते हो? स्टार्ट कर देते हो। इसीलिए अगर बाजार में आप पोस्टेड हैं, कहीं डिप्टी कमिश्नर हैं, डीएम हैं, जिलाधिकारी हैं, और अगर आपके वहाँ अगर इसकी वजह से, यानी एक्स्ट्रा सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्लो की वजह से अगर मांग क्या है? मांग बढ़ी हुई है, तो ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा, ये आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में आएगा। ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका, आपके जॉब का हिस्सा है, ताकि आप अपने जॉब के हिस्से से क्या करें? समझें। सिलेबस पढ़ने का पार्ट नहीं है। याद रखना, जो सिलेबस आपका जीएस का सिलेबस, चाहे इकोनॉमी का सिलेबस है, वो इकोनॉमी का सिलेबस और ख़ासकर पॉलिटी का सिलेबस आपका जॉब का हिस्सा है, जो अभी से आप स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला कारण क्या हुआ? एक्स्ट्रा सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्लो। अगर बाजार में सस्ती मुद्रा आ गई, मुद्रा का प्रवाह, अतिरिक्त मुद्रा का प्रवाह आया, तो मांगजन्य मुद्रास्फीति का कारण है। और आइए सेकेंड स्टेप पे, और कैसे? पता ही है, पैसा आता है तो बर्दाश्त नहीं होता ना। पैसा आता है तो फौरन मारुति 800 कन्वर्टेड टू i20 में बदल गई। तो जिस तरह से पैसा आता है उसी तरह से हम इसको अपनी मांग की उसको अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया? ये तो पैसा आ गया एक्स्ट्रा, पैसा एक्स्ट्रा नहीं आया है, अब इसको कंट्रोल करने की पॉलिसी डिफरेंट है, कैसे कैसे होगा, इसको कैसे ठीक करेंगे। नेक्स्ट क्या हो गया कि सप्लाई क्या होती है? आपूर्ति।
आपूर्ति में क्या हो गई, कमी। मनी फ्लो क्या है, मुद्रा की आपूर्ति क्या है, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। डिमांड भी कहीं बदलाव नहीं है, लेकिन सिर्फ आपूर्ति में क्या हो गई, कमी हो गई। अगर आपूर्ति में कमी हो रही है तो डिमांड क्या होगा, यानी मांग क्या होगी, बढ़ती हुई प्रतीत होगी, बढ़ता हुआ दिखाई होगा, और ऐसी स्थिति में फिर प्राइस बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगी, प्राइस बढ़ेगी। यानी सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज, गुड्स और कमोडिटीज। अब अगर वस्तु की आपूर्ति में कमी हो रही हो तो ऐसी स्थिति में मांग क्या होगी, बढ़ी हुई दिखाई देगी, और प्राइस क्या होगी, बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति ये मांगजन्य मुद्रास्फीति का कारण है, जिसको स्पेसिफिक एक इसको टर्म्स यूज करते हैं, उसको कहते हैं कमोडिटीज इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, कमोडिटीज इन्फ्लेशन। इसको भी एक कमोडिटीज इन्फ्लेशन में कन्वर्ट कर, जैसे हमने बताया ना कि मनी फ्लो कम है तो क्रेडिट इंड्यूस इन्फ्लेशन, वस्तु में आपूर्ति में कमी हो गई। अब आपूर्ति में कमी क्यों हो रही है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये एरिया है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स, पहली बात कि इसका उत्पादन कम हुआ हो। अगर किसी वस्तु की, ओनियन की सपोज दैट, अगर प्याज का उत्पादन ही कम हो गया हो, देश की आवश्यकता की पूर्ति अगर प्याज नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली क्या है कि वो आपूर्ति में कमी होगी और मांगजन्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अब उत्पादन में कमी क्या है, जैसे मानसून फेल हो गया, मानसून फेल हो गया। अगर मानसून फेल हो गया, जो इंडियन मानसून की फीचर है, फितरत है, आपको पता ही है कि इंडियन मानसून जो है अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना, अनसर्टेनिटी समझ रहे हो ना, कि जैसे लाइक IAS एस्पिरेंट, ठीक है ना, आप अगर ओपिनियन बना रहे हो तो एकदम 100% कि आप ही IAS क्वालिफाई करेंगे, आप ही PCS क्वालिफाई करेंगे, और कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं, ठीक ना। आपकी जो थॉट, जो आपने एम बनाया हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट दोनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। उद्देश्य और लक्ष्य एवं मैंने लगाया है, ध्यान रखिएगा, उद्देश्य एवं लक्ष्यों को दोनों को केंद्रित करिए। इंडियन मानसून की तरह ही उसको ध्यान में रखिए। तो मानसून में कमी हो गई तो भी उत्पादन में कमी होगी, और अगर मानसून में कमी हुई तो कृषि उत्पाद में तो कमी हुआ, विनिर्मित वस्तुओं में भी कमी, उत्पादन में कमी होनी है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे औद्योगिक जो क्षेत्र हैं हमारे, वो औद्योगिक क्षेत्र किस पे बेस्ड हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, रॉ मटेरियल, यानी जो कृषि से आने वाला कच्चा माल है उसकी गुणवत्ता और उत्पादन में कमी हो जाएगी। कृषि क्षेत्र के कच्चे माल, तो जाहिर सी बात है विनिर्मित वस्तु में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जब विनिर्मित वस्तुओं में कमी होगी तो बाजार में मांग अपनी जगह बराबर है, बढ़ी नहीं है, फिर भी मांग बढ़ी हुई दिखाई देगी। सिंपल एक एग्जांपल समझिए, जो आपकी डेली लाइफ का एग्जांपल है, कि अगर LPG जो सप्लाई आपके शहर में आती है पर डे, अगर उतनी नहीं आ पा रही है किसी वजह से, तो जब किसी वजह से नहीं आ पा रही तो मांग LPG की उतनी ही है, बढ़ी नहीं है, अतिरिक्त LPG की मांग नहीं है, लेकिन आपको मांग बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो इसलिए जब आपूर्ति में कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, मांग बढ़ती है, और ये मांगजन्य मुद्रास्फीति का महत्वपूर्ण कारण है। खासकर हम इन द सेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे अगर हम देखें, बात करें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है कि आप कैसे इसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन तब कंट्रोल करने की आप पॉलिसीज फ्रेम करेंगे जब आपको ये पता हो कि ये इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन की कारण क्या हैं। तो कारणों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फार्मूला फिर वही, कोई याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अनलिमिटेड जो फैक्ट्स हैं या कंसेप्ट है, उस अनलिमिटेड कंसेप्ट के लिए आप टेक्निक डेवलप करिए। जैसे आपने कहा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अगर इसको डिफाइन करने के लिए हो तो आपको पता ही है डिफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, कीमत स्तर में वृद्धि, यानी प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज ओवर द परचेजिंग पावर,
विथ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा के मूल्य में क्या हो रही है, गिरावट। किन्हीं कारणों से इन्फ्लेशन, मांग बढ़ने की वजह से मांगजन्य मुद्रास्फीति, और यहां क्या लिख देंगे, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट लागत, कुल लागत। अगर लागत बढ़ने से मनी फ्लो का फ्लो क्या है, कंट्रोल है। सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी के थ्रू क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। मानसून भी ठीक रहा है, उत्पादन भी ठीक रहा है, औद्योगिक उत्पादन भी ठीक रहा है, कृषि उत्पादन भी ठीक रहा है, आपूर्ति भी ठीक रही है। लेकिन वस्तु की कीमत की लागत बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ गई है। एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप जो हाथ में पेन लिए हुए हैं, इस पेन की अगर पी प्राइस है, पी का फैक्टर कॉस्ट है 10 रुपीज, और 10 रुपीज में अगर हम डिवाइड करते हैं, सपोज दैट 5 रुपीज प्लास्टिक, 2 रुपीज इंक, 1 रुपीज इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्रत्यक्ष कर, 2 रुपीज अदर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज ऑल्सो, इसको डिफाइन कर लीजिए। 1 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, परिवहन चार्जेस, 1 रुपीज अदर्स, अदर मिसलेनियस। पी प्राइस 10 रुपीज प्लस प्रॉफिट कर लो, लाभ 2 रुपीज, प्राइस 12 रुपीज। सपोज दैट इस 12 में क्या किया हमने, डिफाइन कर लिया, डिवाइड कर लिया कि 5 रुपये हमने प्लास्टिक लगाए, 2 रुपये हमने जो है इंक लगाए, 1 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स हमने लगाया, 1 रुपये हमने परिवहन के लिए खर्चे लगाए। अब देखो कि जो फैक्टर कॉस्ट 10 रुपया है, प्रॉफिट 2 रुपया है, प्राइस 12 रुपये है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मुद्रा की आपूर्ति क्या हो रही है, फ्लो कंट्रोल है, कहीं डिमांड नहीं बढ़ी है, कहीं आपूर्ति नहीं बढ़ी है। लेकिन सपोज दैट पेट्रोल की, तेल की अगर कीमत में वृद्धि हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, परिवहन की जो लागत है, 1 रुपये के बजाय 1 रुपया और प्लस हो गया, यहाँ क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट 1 रुपये और प्लस हो जाएगी। तो फैक्टर कॉस्ट कितनी हो गई, 11 रुपीज, और प्रॉफिट सेम रहा, प्राइस कितनी हो गई, 13 रुपीज। 13 रुपये कीमत बढ़ रही है, यहाँ मांग नहीं बढ़ी है। तेल की कीमत बढ़ने से परिवहन लागत क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो जब परिवहन लागत बढ़ गया है तो उसकी वजह से क्या हो गया, कीमत बढ़ी है। तो ये कौन सी इन्फ्लेशन है, लागत जन्य मुद्रास्फीति। आपको इसलिए ये सिलेबस का पार्ट है ताकि आप जब कल फील्ड में जाएं, जब जॉब में जाएं, तो ये समझे रहें, ताकि आपको कंट्रोल करने में आसानी हो। अर्थव्यवस्था की स्थिरता को सुनिश्चित करने में आप कामयाब प्रशासनिक अधिकारी हों। इसके लिए इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, सपोज दैट कि परिवहन चार्ज बढ़ गया, यहां पे क्या किया, मजदूरों ने क्या किया, स्ट्राइक कर दी, कह दिया कि हम 2 रुपये में काम नहीं करेंगे। लेबर चार्जेस क्या किया आपने, बढ़ाना पड़ा। और जब लेबर चार्जेज आपने 1 रुपये 2 रुपये और प्लस कर दिया तो फैक्टर कॉस्ट 2 रुपीज क्या किया, और प्लस हो गया। तो 13 रुपीज फैक्टर कॉस्ट, प्रॉफिट सेम 15 रुपये हो गया। यानी यहाँ कीमत किस लिए बढ़े, जैसे होता ना, पूछा गया यूपीएससी में कि जो 7th पे कमीशन है, वो 7th पे कमीशन कौन सी मुद्रास्फीति को क्या करता है, क्रिएट करता है, किस टाइप की मुद्रास्फीति को। जाहिर सी बात है, जब 7th पे कमीशन आया तो एक्स्ट्रा सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, यानी 7th पे कमीशन की, हमारे पिता की, आपके फादर की बाजार में वेतन जो भोगी वर्ग है उसकी क्या हुई, उनके पास
अतिरिक्त मुद्रा आई तो अतिरिक्त मुद्रा क्या करेगी, मांगजन्य मुद्रास्फीति पैदा करेगी और मांगजन्य मुद्रास्फीति हो गई। लेकिन वही अगर किसी इंडस्ट्री सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं तो उनकी लागत भी बढ़ेगी, क्योंकि जो सैलरी है, जो वेतन है, वो क्या है, पार्ट ऑफ फैक्टर कास्ट। जो सैलरी होती है, इस पेन को बनाने के लिए जो मजदूर हैं, इस मजदूरों को दिया जाने वाला वेतन भी फैक्टर कास्ट का हिस्सा होता है। तो अगर इस तरह से वस्तुओं की, क्या दोनों का लिंक एक ही है, लेकिन थोड़ा सा समझिए कि इसी को क्या कहते हैं, लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, 2 ही प्रकार की इन्फ्लेशन होती है, बट मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, लेकिन सेंस एक ही होता है। इसी का कहीं ना कहीं लिंक इसमें मिलेगा। जैसे आपको देखें ब्रांडेड इन्फ्लेशन, जैसे हम देखें ओपन इन्फ्लेशन, जैसे हम देखें मार्कअप इन्फ्लेशन, जैसे हम देखें हिडन इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनअवे इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन और बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन। तो एक एक इन्फ्लेशन के टाइप को हम समझते हैं, बट बेसिकली इन्फ्लेशन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कास्ट पुश इन्फ्लेशन। मांग जन्य मुद्रास्फीति एवं लागत जन्य मुद्रास्फीति। एकदम इंटरटेन मोड में बैठिए प्लीज, डिफरेंट है क्लासेज होती हैं। डिमांड पुल और कास्ट पुल इन्फ्लेशन। एक इन्फ्लेशन हाईलाइटेड है, हिडन इन्फ्लेशन। हिडन इन्फ्लेशन, अदृश्य मुद्रास्फीति, अदृश्य मुद्रास्फीति, हिडन इन्फ्लेशन। इसे एक्सप्लेन करिए। होता ना यूपीएससी में 30-40% ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको लगता है हमने पहली बार सुना हुआ है। ऐसे ऐसे कंसेप्ट आता है, सपोज दैट आपने पहली बार सुना इसको। अब मैंने टेक्निक आपके साथ शेयर की, डेवलप की, कि अगर कहीं भी इन्फ्लेशन लिखा हो तो उसको आराम से आप फ्रेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हिडन इन्फ्लेशन कंट्रोल बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी आप जो है इस हिडन इन्फ्लेशन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इस अदृश्य मुद्रास्फीति को मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू नहीं कंट्रोल किया जा सकता है, मौद्रिक नीति के द्वारा नहीं नियंत्रित किया जा सकता है। इस हिडन इन्फ्लेशन को राजकोषीय नीति के द्वारा भी नहीं नियंत्रित कर सकता है। इसको नियंत्रित करने का जो 100% जो अधिकार है और जो कर सकता है वो है प्रशासनिक अधिकारी। तो आपको इसको समझना इंपॉर्टेंट है। हिडन इन्फ्लेशन, सपोज दैट अगर आपको नहीं इसका समझ में आ रहा है कि ये कौन सा इन्फ्लेशन है, लेकिन इतना तो आप जानते हैं ना, पी यानी कीमत स्तर में लगातार वृद्धि, ओवर द परचेजिंग पावर विथ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट। और यहाँ हिडन नहीं समझ में आ रहा है तो लिखिए ड्यू टू हिडन कॉज, अदृश्य कारणों से। तो एक सीमा तक, एक 100% नहीं, 100% नहीं, लेकिन एक क्लोज पहुंच जाएंगे, कुछ परसेंटेज आपको मार्क्स मिलेंगे, कुछ परसेंटेज तक समझा जाएगा कि आप आंसर तक पहुंच रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि किन्हीं कारणों से तो मुद्रास्फीति, मांग बढ़ने से तो मांगजन्य मुद्रास्फीति, लागत बढ़ने से तो लागतजन्य मुद्रास्फीति, और अदृश्य कारणों से हिडन इन्फ्लेशन। अब समझो कि सपोज दैट मिल्क, एक मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। मिल्क कितना पर केजी है, अच्छा मान लीजिए 40 रुपीज़ पर केजी, पर लीटर पर केजी, 40 रुपया पर लीटर पर केजी सपोज दैट मिल्क आप देते हैं। हाफ लीटर, आधा लीटर कितनी कीमत हुई, 20 रुपीज़। एक एग्जाम्पल मेंशन करते हैं। सपोज दैट हाफ लीटर पानी मिलाया, उसकी कीमत वो तो ऐसे मिला लेते हैं 1 रुपीज़, उसकी भी चलो मेहनत करता है, मिला दिया।
हम लोग के तो सामने ही पानी मिला देता है, ठीक ना। मिल्कमैन ऐसा है कि हम लोग के सामने ही पानी मिला देता है। चलो ठीक है, इसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी हो गई 21, यानी इसकी लागत दूध की 1 kg की कितनी हो गई 21, फैक्टर कॉस्ट ₹21, और सेल कितने में कर रहा है 40 रुपीज पर लीटर, लागत कितनी 21, 40 रुपीज में सेल कर रहा है। जो 19 रुपया है ये कौन कंट्रोल करेगा, कौन जानता है प्रॉफिट ले रहा है, ये ना मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल कर सकती है, ये कौन करे, आप करेंगे। आप देखे हैं कि वो आधा लीटर मिलाया है कि 300 ग्राम मिलाया है कि 400 ग्राम मिलाया है कि 200 ग्राम मिलाया है, जिस परसेंटेज में वो मिलावट करेगा वो मिलावट के हिसाब से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए हिडन की जगह कि प्राइस लेवल ऑफ गुड्स कंटिन्यूसली इंक्रीज over the purchasing power with fall in the value of money due to adulteration, यानी मिलावट, वस्तुओं में मिलावट के कारण जब कीमत स्तर में वृद्धि दिखे और मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज हो तो वो स्थिति क्या कहलाती है, अदृश्य मुद्रास्फीति। उसको क्या बोलेंगे, अदृश्य मुद्रास्फीति। अब मिर्ची में मिलावट है, मसालों में मिलावट है, मिलावट तो आजकल तो मिलावट ही मिलावट है, तो मिलावट को नियंत्रित करने का किसके पास है, आपके पास है। आप जो है ईमानदारी से काम करेंगे तो ये दूध में मिलावट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब इस पे थोड़ा सा हम एक ओपिनियन शेयर करते हैं कि आखिर ये मिलाता क्यों है, 1-2 मिनट उस पर वर्क करते हैं, आखिर मिलाता क्यों। सपोज दैट ये गांव का दूध वाला है, अगर वो सपोज दैट 100 kg दूध लेकर के शहर में आता है और इसकी डिमांड क्या होती है 120 की हो जाती है, डिमांड ऑफ मिल्क, लाया 100, डिमांड है 120, वो मिला करके दे रहा है। उस 120 के बाद भी है क्या है, सपोज दैट आपके घर पे रेंट पे कोई आया, उसके बच्चे हैं मिल्क के लिए, वो कहता अपने मिल्क वाले से बोल देते मिल्कमैन से कि वो हमको दूध दे, वो मान ही नहीं रहा है। आपने भी उसको कहा कि ऐसा करो कल से देना दूध, मेरे रेंट वाले आए हैं, बच्चे हैं यार, उसको ये तो करना चाहिए। वो कहता साहब कहाँ से दूध दें, है ही नहीं अवेलेबल। तो कहते यार तुम अगर नहीं दोगे तो तुमको हम छोड़ देंगे। वो सोचता है यार इतना पुराना कस्टमर है, इतने पहले के कस्टमर हैं, कहता साहब कल से देंगे। अब बताओ ईमानदारी से वो कल से करेगा क्या, दूध पैदा करेगा कल से, वो कुछ ना कुछ मिलावट करेगा। जब वो उसके पास उत्पादन कम है, शब्द पे ध्यान देंगे, उत्पादन कम है, जब उसके पास उत्पादन कम है और मांग अधिक है, ऑब्वियसली मिलावट करता है। क्यों नहीं इसके सप्लाई को, इसके उत्पादन को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। गुजरात में हुआ, अमूल वालों ने किया। अगर इसके सप्लाई को क्या करें, हम बढ़ा दें, अगर सप्लाई बढ़ा दें तो फिर अब अगर वो लेकर के आता है 200 kg और 200 kg की जगह 120 kg की ही डिमांड है, तो बताओ वो 80 में मिलावट करेगा। वो अगर वो मिलावट करेंगे फिर तो वो फिर मानव होने का हक ही उसके पास नहीं है। अब वो करेगा क्या कि शॉपकीपर को ऐसे ही दे के चला जाएगा, मिठाई बनाना, बाद में पैसे देना, शेयर करना। अब गुजरात में एक बड़ी प्रॉब्लम हुई, उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया तो फिर मांग कम हो गई, तो उन्होंने उससे एसोसिएटेड पनीर का बिजनेस, मिठाई का बिजनेस, देखो अमूल वालों का बिजनेस पूरे इंडिया में फैला हुआ है। तो हम उत्पादन बढ़ाने की अगर कोशिश करते हैं तो अदृश्य मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। यानी अगर आप यूपीएससी में कहीं भी एग्जाम में अगर आप शब्दों के हिसाब से, अब रोज अपने घर में भी जाइए, टर्म्स बोलिए और ये बोलिए कि वो हिडन इन्फ्लेशन, यानी अदृश्य मुद्रा स्फीति, अदृश्य मुद्रा स्फीति, शब्दों पे ध्यान दीजिए, शब्द बोलना ही स्टार्ट कर दीजिए, अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाइए। घर के लोगों को भी पता चले कि आप आईएएस के एस्पिरेंट हैं, फील होना चाहिए ना कि आप थोड़े से अलग हो रहे हैं, अलग बातें कर रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि हिडन इन्फ्लेशन, अदृश्य मुद्रास्फीति, यानी प्राइस लेवल अगर बढ़ने का कारण अगर मिलावट है, मिलावट की वजह से अगर कीमत स्तर में लगातार वृद्धि हो रही हो तो क्या कहलाएगी, अदृश्य मुद्रास्फीति कहलाएगी। और बहुत सारे टाइप्स हैं, इसको
कंट्रोल करने, उसको समझने की हम प्रयास करेंगे। और ये टॉपिक माना जाता है कि इकोनॉमिक्स का एक डिफरेंट टॉपिक है, टफ टॉपिक है, लेकिन मैं इसके लिए आपको इजी करके बता रहा हूँ कि ये कितना आसान है। सुनने में लगता है कि इकोनॉमिक्स के टॉपिक जो हैं थोड़े से टफ है, लेकिन देखो एक सबसे अच्छी चीज़, मान लीजिए कि जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, या जो FDI हैं, जिसको हम कहते हैं ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इससे लिंक करके एक इन्फ्लेशन हाईलाइटेड है, मार्कअप इन्फ्लेशन, मार्कअप इन्फ्लेशन। मार्कअप इन्फ्लेशन, सांकेतिक मुद्रास्फीति, मार्कअप इन्फ्लेशन। मार्कअप इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या है? अच्छा, MNCs क्या है बताओ? MNC मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल ब्रांच है? नहीं 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 नहीं, नहीं। MNCs क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि MNCs और इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं वो कितनी क्या हैं? लाभदायक हैं। तो 2, 3, 4 पॉइंट में आप क्या बताएंगे? पहले तो समझिए कि ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसकी आज सबसे बड़ी नीड किसकी है? पूंजी की। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे ज्यादा नीड क्या है? तकनीक की, टेक्नोलॉजी की। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे ज्यादा नीड क्या है? अपने नेचुरल, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की, संसाधनों के समुचित उपयोग की। दोहन एनवायरनमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है, उपयोग की, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? मानवीय श्रम के उपयोग की, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन, यानी जो रॉ मटेरियल है हमारे वहाँ, उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल है। 4 इंपॉर्टेंट हमारे पास वीकनेसेस हैं, जिसके लिए हमारी सरकारें और वर्तमान सरकार सभी इसको पूरा करने के लिए कोशिश कर रही हैं। अब देखो, ये इंडियन इकोनॉमी के हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको ये चीज़ चाहिए, हमारे पास कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, तकनीक चाहिए, हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको उपयोग करना चाहिए। जो हमारे पास ह्यूमन स्किल्स हैं, मानवीय संसाधन है, वो भी नहीं यूज हो पा रहा है। स्किल्ड लेबर भी, अनस्किल्ड लेबर भी, दोनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो जब आप MNCs को समझने की कोशिश करेंगे तो MNCs का स्टेटस उसी को मिलता है कि जब वो कहीं निवेश करता है तो पूंजी उसका अपना होता है, पूंजी लेके आते हैं, तकनीक वो अपना लेकर के आते हैं, और थर्ड रॉ मटेरियल जिस देश में जाते हैं उसका उपयोग करते हैं, और वर्कफोर्स उस देश का यूज़ करते हैं, श्रम जो है उस देश का यूज़ करते हैं। सपोज दैट कोई US की MNC है तो कैपिटल और टेक्नोलॉजी उनकी होगी, और रॉ मटेरियल और वर्कफोर्स किसका यूज़ करेंगे? इंडिया का यूज़ करेंगे। अब कितने परसेंटेज हो वो जो एग्रीमेंट पे होगा वो करेंगे उसके हिसाब से। अब देखो, अगर कोई MNC जाती है तो भारत की ये चारों जो कमजोरियां हैं उसको दूर करने में क्या होगी? आसानी होगी। लेकिन ये तो हो गया, हमने तो इंडियन इकोनॉमी के सेंस MNC को पॉजिटिव दिखा दिया, अपना इम्पैक्ट दिखा दिया, ठीक है ना।
जैसे इफेक्ट और इम्पैक्ट दोनों के शब्द आते हैं तो दोनों का आंसर कंटेंट आपका अलग अलग हो जाएगा। ये किसी क्लास में आपको बताएंगे कि इम्पैक्ट जब आता है तो आंसर कंटेंट क्या होगा और इफेक्ट आता है तो आपका आंसर कंटेंट क्या होगा। लेकिन आपको एक, चूंकि इन्फ्लेशन का ये टॉपिक है, उसके साथ शेयर करूं कि ये भारत को चाहिए, पूंजी चाहिए जो एमएनसीज के थ्रू मिल जाएगी, तकनीक चाहिए जो एमएनसीज के जरिए मिल जाएगी, हमारे रॉ मटेरियल का यूज होना चाहिए जो एमएनसीज के थ्रू हो जाएगी, हमारे ह्यूमन स्किल्स का प्रॉपर यूज होना चाहिए जो एमएनसीज के थ्रू हो जाएगी। तो एमएनसीज गुड फॉर इंडिया ना, एमएनसीज इंडिया के लिए बहुत अच्छा। लेकिन जब कोई एमएनसीज आती हैं तो मार्कअप इन्फ्लेशन होने के चांसेज हो जाते हैं। मार्कअप इन्फ्लेशन होने के क्या हो जाते हैं, चांसेज हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट अभी मैंने जो टेक्निक डेवलप की, पी प्राइस ओवर द परचेजिंग पावर विथ फॉल ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, ये हमने क्या किया, किन्हीं कारणों से, इन्फ्लेशन डिमांड से, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फैक्टर कॉस्ट से, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, मिलावट से, हिडन इन्फ्लेशन, अदृश्य। अब यहां लिखें कि ड्यू टू मार्कअप प्रॉफिट, मार्कअप प्रॉफिट। जैसे सपोज दैट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, अगर कोई एफडीआई एमएनसी अगर इंडिया में आती है, सपोज दैट किसी सेक्टर में, और वहाँ पेन, सपोज दैट पेन की जो पेन की प्राइस है, वो पेन की प्राइस है 10, फैक्टर कॉस्ट ऑफ पेन 10, प्रॉफिट 2 रुपीस, और कीमत उसकी पी प्राइस कीमत हो गई 12। सपोज के किसी एमएनसीज के साथ हम टाई अप कर रहे हैं, किसी विदेशी कंपनी के साथ हम टाई अप कर रहे हैं, और विदेशी कंपनी कह रही है कि हम 2 रुपये के लाभ पे काम नहीं करेंगे, 1 रुपया हम क्या करेंगे, अतिरिक्त लाभ लेंगे। समझना, अगर हम 2 रुपये पे काम नहीं करेंगे, 1 रुपया क्या करेंगे, अतिरिक्त लाभ लेंगे, तभी हम भारत में निवेश करने के लिए आएंगे। तो अब ध्यान रखो, फैक्टर कॉस्ट सेम है, प्रॉफिट बढ़ गया 3 रुपया, प्राइस हो गई 13 रुपीज। बहुत सारे एमएनसीज के साथ इस तरह की जो टेक्निकलिटी है, जब आप पढ़ेंगे तो दिखेगा। अब देखो क्या हो गया, ये 3। अब यहां पे सपोज है 2 कंसेप्ट है। अगर 1 रुपया सब्सिडी सरकार ने इनको दिया और कहा कि आप बाजार में 2 रुपये का ही, 12 रुपये का ही क्या करिए, सामान बेचिए, ध्यान रखना, कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि 1 रुपये की सब्सिडी क्या दे दिया, सरकार ने दे दिया। तो आप अंदाजा करो, जो बजट है उस बजट में सब्सिडीज क्या है, जब बढ़ेगा तो सरकार क्या करेगी, उसको पूरा करने के लिए 2 तरह का काम करेगी, या तो सामाजिक कल्याण की गतिविधियां प्रोत्साहित करने में कमी आएगी, और राजकोषीय घाटे में क्या होगी, वृद्धि होगी। और आपको सिंपल फिलॉसफी पता ही है कि जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो बाजार में फिर मुद्रास्फीति क्या होती है, इंक्रीज होती है। सामान्य फिलॉसफी है कि जब राजकोषीय घाटे का आकार बढ़ता है, इस बजट में 2021-22 के बजट में सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को 6.8% अनाउंस किया है, तो 6.8% का मतलब अभी से तैयारी कर लीजिए कि बाजार में उतना पैसा, लगभग 15 लाख करोड़ बोरोइंग सरकार लेगी, उतना पैसा वो बाजार में अतिरिक्त आएगा, तो बाजार में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। घर पे बोल दीजिएगा कि अभी से इन्फ्लेशन की तैयारी करके रखें, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट वर्सेस इन्फ्लेशन, जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो राजकोषीय घाटे, जब राजकोषीय घाटे के आकार में वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। तभी तो आईएमएफ ने कहा कि भारत के लिए जो आइडियल फिस्कल डेफिसिट है वो 3% की सीमा के भीतर होना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने एफआरबीएम एक्ट को क्या किया था, पास किया था, जिसको पूरा करने के लिए सरकारें हमेशा हर बजट में वादा करती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से इसके वादे को पूरा नहीं हो पा रहा, जिसको हमने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट हम लोगों ने पास किया, जिसके अनुपालन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो
जब ये सब्सिडीज देंगे तो भी मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और अगर बाजार पे छोड़ देंगे तो बाजार 13 रुपीज 13 रुपया की कीमत वसूल लेगा। यानी कि जब सरकार द्वारा जब मार्कअप इन्फ्लेशन प्रॉफिट अतिरिक्त लाभ किसी विदेशी कंपनी को दिया जाएगा तो उसकी वजह से जो मुद्रास्फीति आएगी वो क्या कहलाएगी? मार्कअप इन्फ्लेशन कहलाएगी। यानी अगर हम तो बुला तो रहे हैं, हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं, बहुत सारी जो हमारी नीड है उसको पूरा करेंगी, लेकिन इसमें इसलिए सरकारें किसी भी कंपनी के साथ टाई अप करने में समय लेती हैं, विशेषज्ञों की राय लेती हैं, ताकि उसके हिसाब से अनुपालन कराया जाए, ताकि हम अपने भारतीय अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक असर नहीं पड़ने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसके बाद हम लोग इम्पैक्ट और कंट्रोल पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।